अगर बिजली चमकती है ना बारिश के समय में, तो बिजली पहले चमक जाती है, उसके बाद उसकी आवाज आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लाइट जो होती है आवाज से काफी तेज चलती है और लाइट की जो स्पीड है सबसे तेज है। और लाइट की स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसका लेफ्ट, इसका राइट, दैट इज लेटरल इन्वर्जन। मतलब अगर ये अपने राइट हैंड को दिखाएगा तो ये इसकी इमेज होगी, लेफ्ट हैंड को रिप्रेजेंट कर रही होगी, दैट इज लेटरल इन्वर्जन। हर एक बंदे के पास, हर एक बच्चे के पास उसकी खुद की कुछ खासियत होती है, कुछ एबिलिटी होती है। तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फिजिक्स वाला के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं आकाश श्रवण आप सभी के लिए लेकर आया हूं माइंड मैप सीरीज के अंदर पूरा लाइट चैप्टर, वो भी बहुत कम टाइम ड्यूरेशन में और पूरी डिटेल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं? आज हम कवर करने वाले हैं टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, देन हम मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन के, किस तरह से इमेज फॉर्म होती है, उसके बाद हम रिफ्रैक्शन से रिलेटेड एक बहुत ही प्यारा फिनोमेना, पहले हम रिफ्रैक्शन के बेसिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में और लेंस से इमेज फॉर्म कैसे होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक के साथ। अब पहला टॉपिक क्या है बेटा? लाइट। अब जैसा कि हम जानते हैं लाइट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है दैट अलोय द ह्यूमन आई टू सी और मेक ऑब्जेक्ट विजिबल, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं और आसपास के ऑब्जेक्ट जो विजिबल हो पाते हैं वो किसकी वजह से हो पाते हैं बेटा? लाइट की वजह से। अब इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज विजिबल रेडिएशन टू द ह्यूमन आई। अब रेडिएशन का वो पार्ट जो हमें दिखाई देता है, जैसे कि हम जानते हैं रेडिएशन बहुत बड़ा पार्ट होता है, जैसा कि एक्स रे, गामा रेज, यूवी रेज, ये सारी हमें विजिबल नहीं होती है। रेडिएशन का कुछ ही पार्ट हमें विजिबल होता है और उस विजिबल पार्ट को ही क्या कहा जाता है बच्चे? लाइट कहा जाता है। अब फोटोन जो होते हैं लाइट के एनर्जी के बंडल्स होते हैं, कुछ छोटे छोटे एनर्जी के बंडल जो कि लाइट के होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है बेटा? फोटोन। लाइट हमेशा ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। अब बच्चे, लाइट ट्रैवल एट फास्टर रेट देन साउंड। अगर बिजली चमकती है ना बारिश के समय में, तो बिजली पहले चमक जाती है, उसके बाद उसकी आवाज आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लाइट जो होती है आवाज से काफी तेज चलती है और लाइट की जो स्पीड है सबसे तेज है। और लाइट की स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब बच्चे, लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव। अब ट्रांसवर्स वेव ऐसी वेव्स होती हैं जिन्हें ट्रैवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। तो लाइट को एक जगह से दूसरी जगह चलने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। ये मीडियम से भी जा सकती हैं, लाइक एयर में से भी ट्रैवल कर सकती हैं और ये वैक्यूम से भी ट्रैवल कर सकती है। अब उसके बाद, लाइट डज नॉट रिक्वायर्ड अ फिजिकल मीडियम टू ट्रैवल। अगर आप मीडियम दे दोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दोगे तो और भी अच्छी बात है, ये और तेजी से चलेगी। उसके बाद, दैट इज इट कैन ऑल्सो मूव थ्रू वैक्यूम। अगर हम यूनिवर्स में किसी और जगह पर रहते तो भी हमें सन से आने वाली लाइट की एनर्जी का एहसास होता, क्योंकि लाइट जो है वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। और एज यू नो दैट द एब्सेंस ऑफ एयर इज वैक्यूम, तो लाइट वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है और एयर में भी ट्रैवल कर सकती है। और लाइट की जो स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये मैक्सिमम होती है वैक्यूम और एयर में। अब बच्चे आगे बढ़ते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। अब लाइट जब भी किसी शाइनी सरफेस पर इंसिडेंट होगी, किसकी बात कर रहा हूं बेटा मैं? लाइट जब भी किसी शाइनी सरफेस पर इंसिडेंट होगी तो लाइट उस सरफेस से टकराकर वापस आ जाएगी। इस फिनोमेना को क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इन शॉर्ट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक ऑन अ शाइनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब भी लाइट किसी शाइनी सरफेस पर इंसिडेंट होगी तो वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी। इस फिनोमेना को कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब जो लाइट सरफेस की तरफ आ रही है, मतलब जो लाइट आ रही है, उस लाइट रे को कहा जाता है इंसिडेंट रे, और जो लाइट रे रिफ्लेक्ट बैक हो रही है उसे कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रे। जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे मिलती हैं, लाइक ये रहा वो पॉइंट, इसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे और नॉर्मल एक ऐसा परपेंडिकुलर होता है जो कि सरफेस के रिस्पेक्ट में बनाया जाता है, जो कि हमारे मेजरमेंट में हमारी मदद करता है। तो बेटा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसे कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जैसा कि यहां मेंशन हो रहा है। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसे कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर आपको रिफ्लेक्शन के बारे में सीखना है, अगर आपको रिफ्लेक्शन के बारे में जानना है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको आना बहुत जरूरी है। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बेसिकली दो टाइप के हैं। कौन कौन से लॉ? एक पहले डायग्राम को समझते हैं बेटा, कि एक लाइट रे आ रही है जो सरफेस की तरफ आ रही है, उस लाइट रे को कहा जाता है इंसिडेंट रे। अब जो लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद टकराकर वापस जा रही है, उस लाइट रे को कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रे। जिस पॉइंट पर दोनों लाइट रे मिल रही हैं उसे कहा जाता है पोई, POI, दैट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ये परपेंडिकुलर कहलाता है। नॉर्मल, जो कि हमारे मेजरमेंट में हमारी मदद करेगा। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बना है दैट इज एंगल आई। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बना है एंगल आर। अब रिफ्लेक्शन के लॉ क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन का पहला लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब अगर कोई लाइट रे जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी उतना ही उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। अगर कोई लाइट रे 30 डिग्री के एंगल पर इंसिडेंट होती है विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, तो इस कंडीशन
डायरेक्शन में वो 30 डिग्री पर ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों लाई करेंगे सेम प्लेन पर और ये तीनों एक ही पॉइंट पर मिलते हैं, जिस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रिफ्लेक्शन के दो टाइप्स होते हैं, पहला होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है। जब भी लाइट की पैरेलल बीम, मतलब जब बहुत सारी लाइट की रे पैरेलल होती है और वो किसी शाइनी सरफेस पर इंसिडेंट होती है, तो सारी की सारी लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाती है इन अ सिंगल डायरेक्शन। सारी की सारी लाइट रे एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है। शर्त यह है कि सरफेस कैसा होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। और अगर यही लाइट की पैरेलल बीम्स, मतलब लाइट की बहुत सारी लाइट रे जब किसी जिगजैग सरफेस पर इंसिडेंट होंगी, तो वो अलग अलग डायरेक्शन में डेविएट हो जाएंगी, अलग अलग डायरेक्शन में मुड़ जाएंगी, अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। इसे कहेंगे हम डिफ्यूज या फिर इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन दो टाइप की होते हैं बेटा। पहला होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन की खासियत है कि अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल होंगी, लेकिन इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की खासियत है कि अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे तो पैरेलल होंगी ही नहीं। तो बेटा ये है हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन और ये रहा हमारा इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा इमेज, अगर आप मिरर के सामने खड़े होते हैं ना, तो आपके जैसा एक फोटोकॉपी, आपके बिल्कुल सेम एक बंदा पीछे खड़ा होता है, मिरर के पीछे खड़ा होता है, वो होती है आपकी इमेज। आप हो ऑब्जेक्ट और आपकी इमेज वहां बनती है। एग्जांपल के लिए अगर मैं इस रिमोट को मिरर के सामने रखूंगा तो ये होगा ऑब्जेक्ट और इसके जैसा रिमोट मुझे मिरर के पीछे मिलेगा, दैट इज इट्स इमेज। तो मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और मिरर के पीछे इमेज, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं प्लेन मिरर, उसके सामने हम खड़े होते हैं और उसके पीछे जो हमें इमेज दिखती है उसी के बारे में हम यहां पर बात करते हैं। अब फिजिक्स में इमेज फॉर्म करने के लिए कम से कम दो रिफ्लेक्टेड रेज चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट रिफ्लेक्टेड रेज। कम से कम दो रिफ्लेक्टेड रेज चाहिए या फिर दो रिफ्रैक्टेड रेज चाहिए, ठीक है। तो बच्चे इमेज फॉर्म करने के लिए मिनिमम दो रेज रिक्वायर्ड होती हैं। दो से ज्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम हमें कितनी चाहिए बच्चा? दो। अब लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन या आफ्टर रिफ्रैक्शन जिस पॉइंट पर मिलती है उस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहां पर एक बच्चा खड़ा हुआ है, इस बच्चे की ये इमेज बन रही है मिरर के पीछे, ठीक है। अब ये प्लेन मिरर के पीछे खड़ा हुआ है, मतलब इसकी इमेज प्लेन मिरर के पीछे है, तो इसकी इमेज वर्चुअल फॉर्म हो रही है। और प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज की कुछ खासियत है। पहली खासियत यह है कि ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज हमेशा बराबर होता है। दूसरी यह है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम मिरर इज ऑलवेज इक्वल। तीसरी ये है कि बच्चे इसका लेफ्ट इसका राइट, दैट इज लेटरल इन्वर्जन। मतलब अगर ये अपने राइट हैंड को दिखाएगा तो ये इसकी इमेज होगी लेफ्ट हैंड को रिप्रेजेंट कर रही होगी, दैट इज लेटरल इन्वर्जन। अब डेफिनेशन कहती है कि एन इमेज मे बी डिफाइंड एज द पॉइंट वेयर द लाइट रे कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। मतलब ऐसा पॉइंट जहां पर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे मीट कर रही है, वहां पर या फिर मीट कर रही है या फिर अपीयर टू मीट होती है, वो पॉइंट कहलाता है आपका इमेज। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब इमेज दो टाइप की होती है, पहली होती है रियल इमेज और दूसरी होती है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज एक ऐसी टाइप की इमेज होती है जहां पर लाइट रे एक्चुअल में मिलती हैं, और वर्चुअल इमेज ऐसी होती है जब हम लाइट रे को एक्सटेंड कर रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे को एक्सटेंड करके मिलाते हैं, तो उस इमेज को कहा जाता है वर्चुअल इमेज। अब रियल इमेज तब होती है जब एक्चुअली लाइट रे मीट करती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, और वर्चुअल इमेज तब फॉर्म होती है जब बच्चे लाइट डज नॉट एक्चुअली मीट, हम उसे एक्सटेंड करते हैं और एक्सटेंड कराकर बनाते हैं। अब बच्चे देखो, रियल इमेज जो होती है जनरली इन्वर्टेड होती है और वर्चुअल इमेज जो होती है जनरली इरेक्ट होती है। इरेक्ट मतलब सीधी होती है बेटा। तीसरा, अब जो रियल इमेज होती है ना, रियल इमेज को हम ऑब्टेन कर सकते हैं स्क्रीन पर, लेकिन वर्चुअल इमेज को हम ऑब्टेन नहीं कर सकते स्क्रीन पर। कॉमनली रियल इमेज मिरर के सामने बनती है, इस वजह से हम इसे स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन वर्चुअल इमेज मिरर के पीछे बनती है, इस वजह से हम इसे स्क्रीन पर नहीं बना सकते। अब बच्चे देखो, दिस इमेज इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड बिहाइंड द लेंस। अगर हम बात करते हैं मिरर की तो मिरर के सामने बनेगी, अगर हम बात करेंगे लेंस की तो बिहाइंड द लेंस बनेगी। और वर्चुअल इमेज, दिस इमेज इज बिहाइंड द मिरर, मतलब ये मिरर के पीछे बनेगी, और लेंस की बात करें तो लेंस के सामने बनेगी, ठीक है। अब बच्चे आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। आफ्टर दैट मिरर्स। मिरर एक ऐसा डिवाइस होती है, हम डिवाइस कह सकते हैं उसे क्योंकि हमारे काम को आसान बना रहा है। तो मिरर एक ऐसी डिवाइस है जो कि रेगुलर रिफ्लेक्ट करती है। रिफ्लेक्शन के दो टाइप मैंने बताए हुए हैं, जिसमें से मिरर अगर रिफ्लेक्शन करेगा तो कौन सा रिफ्लेक्शन करेगा बच्चे? रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब बेसिकली मिरर दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बच्चे? दो टाइप के। एक मिरर होता है प्लेन मिरर और एक मिरर होता है स्फेरिकल मिरर। अब मिरर को फॉर्म कैसे किया जाता है? एक ग्लास का पीस लो,
ग्लास जानते हो ना, जो ट्रांसपेरेंट होता है, जिसके आर पार देखा जा सकता है, उस ग्लास के पीस के एक हिस्से पर हम क्या कर देंगे, पॉलिश। किसकी? कॉमनली सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश की जाती है या फिर किसी शाइनी मेटल की पॉलिश की जाती है। तो जिस हिस्से पर पॉलिश की जाती है वो पॉलिश सरफेस कहलाता है, और जिस हिस्से से लाइट रिफ्लेक्ट होती है या फिर हम अपने आप को देखते हैं वो कहलाता है शाइनी सरफेस। तो बाय दिस फिनोमेना मिरर जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। मिरर दो टाइप के किस बेसिस पर होते हैं बच्चे? उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बेसिस पर। अगर उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है तो वो कहलाएगा प्लेन मिरर, और अगर उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व है या फिर स्फेरिकल है तो वो कहलाएगा स्फेरिकल मिरर। तो मिरर दो टाइप के होते हैं बेटा, पहला होता है प्लेन मिरर और दूसरे टाइप का होता है स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ दबा होगा दैट इज कॉनकेव मिरर। कॉनकेव, केव मतलब गुफा, तो कॉनकेव मिरर जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस दबा हुआ होगा दैट इज कॉनकेव मिरर। और अगर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर ऐसा मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्जी होता है, उभरा हुआ होता है, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होती है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसकी क्या क्या खासियत होती है, हम उसके बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट कहता है कि इट इज वर्चुअल। जब भी हम प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे तो इमेज कैसी फॉर्म होगी बच्चा? वर्चुअल फॉर्म होगी। उसके बाद इट इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर विदाउट द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रे। मतलब इसमें जो वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है ना, उसमें लाइट रे एक्चुअल इंटरसेक्ट नहीं करेगी, हम उन्हें एक्सटेंड करेंगे तब जाकर इमेज बनेगी। एग्जाम्पल के लिए ये ऑब्जेक्ट है, लाइट रे जा रही है और रिफ्लेक्ट होकर यहां आ रही है, लाइट रे जा रही है रिफ्लेक्ट होकर यहां आ रही है, पर हम इसे बैकवर्ड एक्सटेंड कर रहे हैं। बैकवर्ड एक्सटेंड करने के बाद इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही है, तो यहां पर लाइट रे का, रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे का एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, उन्हें एक्सटेंड करके इंटरसेक्ट कराया जा रहा है। अब दूसरा, इट इज इरेक्ट। मतलब जब प्लेन मिरर से इमेज बनती है तो हमेशा कैसी बनती है? इरेक्ट बनती है। आप अगर मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपके जैसा बंदा मिरर के पीछे खड़ा होता है वो हमेशा इरेक्ट होता है, मतलब सीधा होता है, विच मीन्स अप स्ट्रेट, मतलब कैसा? सीधा। अब द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड मतलब आपका राइट उसका लेफ्ट, उसका लेफ्ट हमारा राइट, मतलब इट इज रिवर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हमारा लेफ्ट उसका राइट, उसका राइट हमारे लेफ्ट, चेंज होता जाता है। अच्छा, उसके बाद एक बहुत अच्छी खासियत है, द साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगी वो हाइट ऑफ इमेज के बराबर होगी, मतलब ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी वो इमेज की हाइट के बराबर होगी। अब अच्छा, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्लेन मिरर इज द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर। मतलब जितनी दूरी पर आप खड़े थे ना, आप थे ऑब्जेक्ट, उतनी दूरी पर बिहाइंड द मिरर आपकी इमेज बनेगी। तो जब भी प्लेन मिरर से इमेज बनेगी, पहली बात ऑब्जेक्ट का साइज इमेज का साइज बराबर होगा, दूसरी बात डिस्टेंस मिरर से ऑब्जेक्ट की और इमेज की बराबर होगी, और तीसरी बात लैटरली इन्वर्टेड बनेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा, स्फेरिकल मिरर। अब जैसा कि स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। अब जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस बेटा अंदर की तरफ दबा हुआ होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ दबा हुआ होगा तो यह कहलाएगा कॉनकेव मिरर। और जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस उभरा हुआ होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहां पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस उभरा हुआ है, तो इसे हम क्या बोलेंगे बेटा? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर कैसा मिरर होता है? जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होता है दैट इज कॉनकेव मिरर, और जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस उभरा हुआ होता है दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब बच्चे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बेसिकली जो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, ये होलोस्फीयर के एक पार्ट से बनते हैं। आप एक होलोस्फीयर लो, उसका एक पार्ट काट लो और उसके एक साइड कभी कभी इनसाइड पॉलिश करोगे, कभी कभी आउटसाइड पॉलिश करोगे। जब आउटसाइड पॉलिश करोगे तो कॉनकेव, और जब इनसाइड पॉलिश करोगे तो कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म होता है। अब बच्चे कॉनकेव मिरर के बारे में बात करते हैं, कॉनकेव मिरर से रिलेटेड कुछ बातें करते हैं। अब ये रहा कॉनकेव मिरर, ये कभी ना कभी पूरा गोला रहा होगा। अब ये जिस गोले का हिस्सा है उस गोले का सेंटर भी होगा। अब जब गोले का सेंटर है तो इस मिरर का भी तो सेंटर होगा, तो इस मिरर का सेंटर और गोले का सेंटर कॉमन होता है, एंड दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाता है बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये जो मिरर है ना, इस मिरर का मिड पॉइंट ये कहलाता है पोल। क्या कहलाता है बेटा? पोल। जितने भी मेजरमेंट है, जितने भी कैलकुलेशन है, हम हमेशा कहां से करेंगे बच्चे? पोल से। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल को मिलाने वाली लाइन ये कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या कहलाती है बच्चे? प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट भी हम यहीं रखेंगे और हमारी इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस पर ही बनेगी। अब बच्चे सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में एक पॉइंट होता है जिसे कहा जाता है फोकस। क्या कहा जाता है बच्चे? फोकस। अब फोकस से लेकर पोल तक की जो डिस्टेंस होती है दैट इज फोकल लेंथ। ये क्या कहलाती है बच्चे? दैट इज फोकल लेंथ। हमेशा याद रखना, साइन कन्वेंशन के बारे में अभी हम बात करेंगे ही आगे, लेकिन जब भी आप मिरर को रखोगे, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेफ्ट में होना चाहिए। जैसा कि आप देखो, लाइट इस तरफ से आएगी तो लाइट किस तरफ आएगी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां होना चाहिए बच्चे? लेफ्ट की तरफ होना चाहिए। ये है
कॉनकेव मिरर से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस। अब आगे बढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस मैंने यहां पर रखा हुआ है। अब एज वी ऑलरेडी नो दैट कॉन्वेक्स मिरर है तो स्फेरिकल सरफेस से बना होगा, तो कभी ना कभी ये पूरा गोला रहा होगा। जब ये पूरा गोला रहा होगा तो सेंटर भी होगा, तो जब गोले का सेंटर जो है वही इस मिरर का सेंटर हो जाएगा। तो ये रहा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। अब बेटा देखो पोल जो कि इसका मिड पॉइंट होता है, पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली जो लाइन होती है इस लाइन को बोलते हैं एक्सेस। क्या बोला जाता है बच्चे? एक्सेस, प्रिंसिपल एक्सेस बोला जाता है। अब बेटा पोल से लेकर सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड रेडियस, और बेटा पोल और सेंटर के बीच में एक पॉइंट होता है दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। अब फोकस से लेकर पोल तक की जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। रिफ्लेक्टिंग सर्फेस हमेशा लेफ्ट रखना है, याद रखना। देखो यहां पर हमने रिफ्लेक्टिंग सर्फेस को लेफ्ट में रखा हुआ है और लाइट हमेशा कहां से आएगी बच्चे? लेफ्ट से आएगी। चलिए अब हम इमेज फॉर्मेशन के रूल्स पढ़ते हैं। अगर आप इसके डायग्राम्स बनाना चाहते हो, अगर आप इसके डायग्राम्स पे महारत हासिल करना चाहते हो, अगर आप इसके डायग्राम को बहुत स्मूथली, क्योंकि मैंने काफी टाइम से देखा हुआ है कि काफी बच्चे इनके डायग्राम बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत देते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपको डायग्राम बनाना है इनसे रिलेटेड तो इन रूल्स को अच्छी तरह से पढ़ लेना, जिसमें से एक बार हम कॉनकेव का और एक बार हम कॉन्वेक्स का रूल पढ़ेंगे। क्योंकि कॉनकेव मिरर लाइट रे को कन्वर्ज कर देता है इसलिए इसे कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है, और कॉन्वेक्स मिरर लाइट रे को दूर कर देता है इसलिए इसे डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। याद रखना ये बात, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। अब पहला रूल क्या कहता है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से जाएगी। अब ये इनवर्ड बैंड हो रही है क्योंकि ये कन्वर्जिंग मिरर है। अब अगर यही फिनोमिना कॉन्वेक्स मिरर के लिए होगा तो अगर कोई लाइट रे पैरेलल जाती है तो पैरेलल लाइट रे फोकस के रिस्पेक्ट में डाइवर्ट हो जाती है। फोकस के रिस्पेक्ट में कैसी हो जाती है बच्चे? डाइवर्ट हो जाती है। तो दोनों में सेम प्रिंसिपल एप्लीकेबल हो रहा है, पैरेलल लाइट रे विद रिस्पेक्ट टू फोकस, पैरेलल लाइट रे विद रिस्पेक्ट टू फोकस। अब दूसरे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगर कोई लाइट रे फोकस से आती है, अगर कोई लाइट रे फोकस से आती हो तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कॉनकेव मिरर की कंडीशन में यही था। अब दूसरा, अगर कोई लाइट रे विद रिस्पेक्ट टू फोकस आती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे लॉ की तरफ। तीसरा लॉ कहता है कि अगर कोई लाइट रे सेंटर से जाती है, सिंस हम जानते हैं सेंटर से जाती है और इस सरफेस तक मिलती है, तो इट इज एक्टिंग लाइक, मतलब सेंटर से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है इट इज एक्टिंग लाइक रेडियस, और रेडियस सरफेस पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और रेडियस सरफेस पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो वो हमारे नॉर्मल के रिस्पेक्ट में 0 डिग्री पर इंसिडेंट हो रही है। तो जब 0 डिग्री पर इंसिडेंट हो रही है तो 0 डिग्री पर रिफ्लेक्ट भी होगी, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो 0 डिग्री पर इंसिडेंट हुई है तो 0 डिग्री पर रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाएगी। तो कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर हो, अगर कोई लाइट रे सेंटर से जाती है तो इट विल रिफ्लेक्ट बैक इन सेम डायरेक्शन। अगर हम बात करें कॉन्वेक्स की तो कोई भी लाइट रे सेंटर के रिस्पेक्ट में इंसिडेंट होती है तो वो वापस उसी डायरेक्शन में आ जाती है जिस डायरेक्शन से वो गई है। अब हम चौथे रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगर कोई लाइट रे पोल पर इंसिडेंट होती है बाय मेकिंग सम एंगल तो वो लाइट रे सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाती है, और यहां पर ये प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल की तरह एक्ट कर रहा है। तो अगर एंगल आई है तो ये एंगल भी हम आई कंसीडर कर सकते हैं, एज वी नो दैट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अब हम बात करें किसकी बेटा? कॉन्वेक्स मिरर की। तो लाइट रे गई और रिफ्लेक्ट होकर आ गई विथ रिस्पेक्ट टू पोल, ठीक है। अब पोल जो है उस पोल पर लाइट रे इस नॉर्मल के साथ जितना एंगल पर गई उतने ही एंगल पर वापस आ गई। आपको किसी भी तरह के रे डायग्राम बनाना हो तो इन 4 रूल को अच्छी तरह से पढ़ लेना, आप हर तरह के रे डायग्राम को बना दोगे। अब बेटा देखते हैं कि कहां हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं और कहां उसकी इमेज बनती है। टोटल 6 कंडीशंस हैं, हम एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। पहली कंडीशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन इंफिनिटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा है और ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी, तो पहली लाइट रे पैरेलल आई और पैरेलल लाइट रे फोकस से जाती है, एज वी ऑलरेडी नो दैट रूल नंबर 1। और अगेन दूसरी लाइट रे पैरेलल आई और दूसरी लाइट रे कहां से जाती है? फोकस से। किसी भी ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट लाइट रे आ सकती हैं, याद रखेंगे। ये दोनों लाइट रे इंटरसेक्ट कर रही हैं फोकस पर। मैंने इमेज के बारे में जब बोला था तो मैंने कहा था कम से कम 2 लाइट रे चाहिए, तो ये दोनों लाइट रे कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है? फोकस पर। तो इसकी इमेज कहां बनेगी बेटा? फोकस में बनेगी। और यहां पर जो इमेज फॉर्म हो रही है दैट इज रियल, क्योंकि लाइट रे एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही हैं रिफ्लेक्शन के बाद। अब हम दूसरी कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड कंडीशन कहती है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम सी से पीछे रखते हैं तो पहली लाइट रे कैसी आ रही है बेटा? पैरेलल, और पैरेलल लाइट रे कहां से जाती है? फोकस से। और दूसरी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है और जो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ये 2 लाइट रे काफी हैं, और जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करी वहां पर क्या फॉर्म हो रही है? ए बी की इमेज, दैट इज ए डैश बी डैश। इसका मतलब
अगर किसी ऑब्जेक्ट को सी से पीछे रखा है तो इमेज फॉर्म होगी बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में इमेज फॉर्म होती है। अब थर्ड की तरफ बढ़ते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, मतलब ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है तो उसकी इमेज भी कहां फॉर्म होगी बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो ऑब्जेक्ट ए बी है तो उसकी इमेज कहां फॉर्म हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। इकलौती ऐसी कंडीशन है, मतलब जब स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं तो इकलौती एक ऐसी कंडीशन है जब ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज बराबर होता है। दूसरा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से और इमेज की डिस्टेंस पोल से बराबर होती है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट को सेंटर पर रखा जाता है तो पहली रे पैरेलल और पैरेलल रे फोकस से जाएगी और दूसरी रे फोकस से जाएगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जिस पॉइंट पर ये मिलेगी ऑटोमेटिकली, ये सेंटर पर रखी हुई तो ऑटोमेटिकली सेंटर के नीचे इंटरसेक्ट करेंगे तो इसकी इमेज बन जाएगी। इस कंडीशन में इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज बराबर होता है और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल। अब बढ़ते हैं हमारी अगली कंडीशन की तरफ। कंडीशन नंबर 4, जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर और फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं। तो ये रखा ऑब्जेक्ट, पहली रे पैरेलल, पैरेलल रे कहां से जाएगी, फोकस से, दूसरी रे फोकस से। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो इमेज कहां बनेगी, सी से बिहाइंड, बिहाइंड सी। इस कंडीशन में भी इमेज जो फॉर्म हो रही है वो इमेज फॉर्म हो रही है रियल। अब हम बढ़ते हैं हमारी फिफ्थ कंडीशन की तरफ, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पर रखा है तो पहली रे पैरेलल और पैरेलल रे कहां से आएगी बेटा, फोकस से। अब दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है और सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। अब ये पैरेलल हो गई हैं और पैरेलल रे इनफाइनाइट पर जाकर मिलती हैं, इसका मतलब इमेज बनेगी इनफाइनाइट पर। अच्छा, मैंने कहा कि पैरेलल रे इनफाइनाइट पर मिलती हैं, मतलब इनफाइनाइट पर मिलेंगी तो इमेज रियल बनेगी। अब अच्छे आगे बढ़ते हैं हमारी सिक्स कंडीशन की तरफ। सिक्स कंडीशन ये वर्चुअल इमेज फॉर्म करने के लिए कॉन्केव मिरर की एक लौती कंडीशन है जिसका हम प्रैक्टिकल लाइफ में कई जगह यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं यहां पर कॉन्केव मिरर की, ठीक। तो बच्चे एक ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है, पहली रे पैरेलल जो कि फोकस से जाती है और दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है जो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। इन्हें एक्सटेंड किया जाता है तो इसकी इमेज बिहाइंड द मिरर बनी है। इस कंडीशन में एक लौती ऐसी कंडीशन है जहां पर इमेज बन रही है वर्चुअल और इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बड़ा है यहां पर, ठीक है। अब बेटा आगे बढ़ते हैं, ये सारी कंडीशंस दी हुई है। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखोगे तो फोकस पर इमेज बनेगी, बियॉन्ड सी रखोगे तो बिटवीन एफ एंड सी बनेगी, सी पर रखोगे तो सी पर इमेज बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ रखोगे तो बियॉन्ड सी बनेगी, फोकस पर रखोगे तो इन्फिनिटी पर बनेगी, बिटवीन एफ एंड पी रखोगे तो बिहाइंड द मिरर बनेगी। और यहां पर सब बताया हुआ है कि इन्वर्टेड रियल, इन्वर्टेड रियल, इन्वर्टेड रियल, इन्वर्टेड रियल, इन्वर्टेड रियल, लेकिन इकलौती कंडीशन है जब इरेक्ट एंड वर्चुअल बनेंगे। जब वो छठे नंबर की कंडीशन थी उसके बारे में, ये रही वो 6 नंबर की कंडीशन जब वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है, ठीक है। अब बेटा आगे बढ़ते हैं। अब कॉन्केव मिरर के यूजेस कहां कहां होते हैं। कॉन्केव मिरर का यूज मेकअप मिरर में यूज किया जाता है या फिर शेविंग मिरर के लिए यूज किया जाता है। शेविंग मिरर या मेकअप मिरर के लिए हम वो छठी वाली कंडीशन को प्रिंसिपल मानते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखोगे तो उसकी इमेज कैसी बनेगी, वो हमारा प्रिंसिपल है। दूसरा, डेंटिस्ट के मिरर के लिए भी यूज किया जाता है। डेंटिस्ट आपके दांतों में क्या प्रॉब्लम है उसे देखने के लिए दांतों के पास एक मिरर रखता है, तो वो भी 6 नंबर वाली कंडीशन का यूज करता है। या फिर एज अ रिफ्लेक्टर, जब भी गाड़ी की हेडलाइट होती है उस गाड़ी की हेडलाइट में रिफ्लेक्टर के तौर पर भी यूज किया जाता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब बेटा कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में एक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है तो उसकी इमेज कहां बनेगी बच्चे, फोकस में। पहली रे पैरेलल और पैरेलल रे डाइवर्ज हो जाएगी, दूसरी रे भी पैरेलल और पैरेलल रे डाइवर्ज हो जाएगी। इमेज कहां फॉर्म होगी बेटा, फोकस पर फॉर्म होगी। चलिए अब बढ़ते हैं बेटा आगे, ठीक। अब सेकंड कंडीशन कहती है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। अब इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में रखेंगे तो इस कंडीशन में इमेज पोल एंड फोकस के बीच में बनेगी। दोनों कंडीशन में जो इमेज फॉर्म हो रही है दैट इज वर्चुअल। यहां पर एक समरी दी हुई है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है तो इमेज फोकस पर बनेगी। अब बच्चा बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में रखा है ऑब्जेक्ट तो इमेज कहां बनेगी बच्चा, पोल एंड फोकस के बीच में, ठीक है। अब बच्चे बढ़ते हैं यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल यूज होता है साइड व्यू, रियर व्यू मिरर के तौर पर। ऐसा क्यों, क्योंकि रियर व्यू मिरर जो होता है बैकवर्ड के मैक्सिमम एरिया को कवर करता है, पीछे के ज्यादातर एरिया को कवर करेगा तो हमें पीछे आने वाली ज्यादातर गाड़ियों को देखने में सहूलियत होगी। इसलिए कॉन्वेक्स मिरर का जो यूज किया जाता है वो रियर व्यू मिरर के तौर पर किया जाता है। अब बेटा आगे बढ़ते हैं साइन कन्वेंशन। अगर आप न्यूमेरिकल्स करना चाहते हो, अगर आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करना चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन है। अगर आपने साइन कन्वेंशन को अच्छी तरह से नहीं समझा, अगर आपने साइन कन्वेंशन को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा तो आपको न्यूमेरिकल करने में, प्रॉपर आंसर लाने में बहुत दिक्कत होगी। अब बेटा हमेशा पोल को आप रेफरेंस मान लोगे, पोल से जो लेफ्ट की तरफ डिस्टेंस होगी वो हमेशा कैसी ली जाएगी, नेगेटिव। अब पोल से जो राइट की तरफ डिस्टेंस होगी वो हमेशा कंसीडर की जाएगी पॉजिटिव। पोल से जो अपवर्ड होगी हाइट वो पॉजिटिव और पोल से जो डाउनवर्ड होगी हाइट वो हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव। अब इंसिडेंट रे हमेशा कैसे
आएगी बच्चे, लेफ्ट की तरफ आएगी। अब ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए सेम कंडीशन में वैलिड है। अब बेटा आगे बढ़ते हैं, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला होता है जो डिस्टेंस की ऑब्जेक्ट, इमेज की ऑब्जेक्ट और फोकल लेंथ, इन तीनों के बीच रिलेशन बताता है, और इस फॉर्मूला को कहा जाता है मिरर फॉर्मूला, एंड दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जहां पर v जो है इमेज की डिस्टेंस से पोल से और u जो है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस से पोल से। इसके अलावा ये मिरर फॉर्मूला है, और एक और फॉर्मूला जो हमें कभी कभी यूज करना पड़ता है न्यूमेरिकल्स में, फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ऐसे जहां पर r का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। अब अगर हम बात करें प्लेन मिरर की, तो प्लेन मिरर की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो और फोकल लेंथ जो होती है दैट इज काउंट एज इनफाइनाइट। कैसी काउंट होती है बच्चे, इनफाइनाइट काउंट होती है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन हमें बताता है कि ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज क्या रिलेट करता है एक दूसरे को, मतलब ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज बड़ी बनी है या छोटी बनी है। मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जो इमेज की हाइट है रेशियो ऑब्जेक्ट की हाइट, इट इज द रेशियो ऑफ। इसके अलावा इसका एक और फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विद माइनस। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आई है तो इसका मतलब इमेज वर्चुअल है, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव आई है इसका मतलब इमेज कैसी है, रियल है। अब बेटा आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फिनोमिना की तरफ, दैट इज रिफ्रैक्शन। अब रिफ्लेक्शन की पहली ये थी कि जो सरफेस है ना वो कैसा होना चाहिए, शाइनी। क्या होगा अगर सरफेस शाइनी नहीं होगा, क्या होगा अगर सरफेस ट्रांसपेरेंट होगा, तो इस कंडीशन में लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होगी, क्योंकि लाइट ट्रांसपेरेंट मीडियम से गुजर सकती है। तो पहला मीडियम अगर एयर है, दूसरा मीडियम अगर ग्लास है, तो लाइट एयर से तो पास हो ही सकती है, इसी के साथ साथ ग्लास से भी पास हो सकती है। तो लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने रास्ते से थोड़ा सा बैंड हो जाती है, अपने रास्ते से थोड़ा सा मुड़ जाती है। ऐसे कर्व में नहीं मुड़ती बेटा, अपने रास्ते को थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर लेती है। इस फिनोमिना को कहते हैं रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन का कारण क्या होता है, रिफ्लेक्शन का सबसे बड़ा मेजर कारण है चेंज ऑफ स्पीड, एंड चेंज ऑफ स्पीड की वजह से ही क्या होता है बेटा, रिफ्रैक्शन। अब जो लाइट रे इंसिडेंट होती है, जो लाइट रे आती है, पहली लाइट रे जो कि सरफेस की तरफ आती है उसे बोला जाता है इंसिडेंट रे, और लाइट रे जो बैंड हो जाती है रिफ्रैक्शन के बाद उसे कहा जाता है रिफ्रैक्टेड रे। अब यहां पर भी हमारा मित्र मतलब हमारा नॉर्मल खड़ा हुआ है, ये नॉर्मल क्या करेगा, हमारे को मेजरमेंट करने में हमारी हेल्प करेगा। तो बच्चे ये रहा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनता है दैट इज एंगल आई, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है दैट इज एंगल आर। ठीक है, अब बेटा आगे बढ़ते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल अक्सर हर एक बोर्ड में पूछे जाते हैं। पहला कहता है द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट टू द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। इन शॉर्ट इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ये तीनों के तीनों लाई करते हैं कहां पर, सेम प्लेन पर और सेम पॉइंट पर, और उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। अब दूसरा लॉ कहता है द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। मतलब साइन आई अपॉन में साइन आर ये हमेशा कांस्टेंट होते हैं, और इससे कहा जाता है स्नेल्स लॉ। अब जो सेकंड वाला लॉ होता है उसे स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है। अगर इसे फॉर्मुलेट करते हैं तो साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। शर्त यह है कि मीडियम कांस्टेंट होना चाहिए। अगर आप एयर टू ग्लास की बात कर रहे हो तो ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा, अगर आप वाटर और ग्लास की बात कर रहे हो तो रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा, अगर आप एयर और वाटर की बात कर रहे हो तो यहां पर ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा। शर्त बस इतनी है कि मीडियम कांस्टेंट होना चाहिए। अब बढ़ते बेटा अगले की तरफ। अब बेटा ये जो कांस्टेंट था ना, इस कांस्टेंट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम कहा जाता है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम क्यों कहा जाता है, क्योंकि लाइट रे सेकंड मीडियम में आकर ही तो रिफ्रैक्ट हो रही है, फर्स्ट मीडियम में तो वो सीधी चली आ रही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो टाइप के होते हैं, पहला होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फॉर्मूला होता है दैट इज स्पीड इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड इन सेकंड मीडियम। अगर पहला मीडियम एयर है, अगर पहला मीडियम एयर है तो इस कंडीशन में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो कहलाएगा बेटा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अगर पहला मीडियम एयर के अलावा कुछ और है, एयर के अलावा कुछ और है, तो इस कंडीशन में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा वो कहलाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब बेटा आगे बढ़ते हैं। लेंस जैसा कि ट्रांसपेरेंट होते हैं, और अगर ट्रांसपेरेंट होते हैं तो लाइट इसके आर पार चली जाएगी, और लाइट जब इसके आर पार चली जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। अगर लाइट रिफ्लेक्ट टकराकर वापस आ जाती तो रिफ्लेक्शन होता, लेकिन लाइट आर पार चली जाएगी, लाइट इसको क्रॉस करके दूसरी तक जगह चली जाएगी, दैट इज रिफ्रैक्शन। तो लेंस एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो कि लाइट रे को रिफ्रैक्ट करता है। अब बेसिकली लेंस जो होता है दो सरफेस से मिलकर बना होता है। कॉमनली दोनों सरफेस स्फेरिकल भी हो सकते हैं, या फिर एक सरफेस स्फेरिकल या फिर एक सरफेस प्लेन भी हो सकता है, लेकिन हम बात करेंगे यहां पर कॉनकेव और कॉन्वेक्स की।
तो इस कंडीशन में हम दोनों जो सरफेस लेंगे वो कैसे लेंगे बेटा, वो दोनों सरफेस स्फेरिकल लेंगे। अगर हम बात करें बेटा लेंस की, तो पहला लेंस देखो कॉन्वेक्स लेंस है, इसके दोनों सरफेस उभरे हुए होते हैं, बाय कॉन्वेक्स, दोनों सरफेस उभरे हुए हैं इसलिए इसे बाय कॉन्वेक्स भी कहा जाता है। अब दूसरा कॉन्केव लेंस, इसके दोनों सरफेस अंदर की तरफ दबे हुए होते हैं इसलिए इसे बाय कॉन्केव या फिर कॉन्केव लेंस भी कहा जाता है। अब ये जो बाय कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, ये कन्वर्ज करता है, लाइट रे को इकट्ठा करता है, और अगर हम बात करें बाय कॉन्केव की तो लाइट रे को डाइवर्ज करता है, लाइट रे को दूर ले जाता है, इसलिए इसे डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इमेज फॉर्मेशन करना है, अगर आपको रूल्स सीखना है, अगर आपको इमेज बनाना है, तो इन डायग्राम्स को ध्यान से देखना। अब पहली लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो दूसरी तरफ वाले फोकस से जाएगी। यहां पर अगर कोई पहली लाइट रे आएगी कैसे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो फोकस के रिस्पेक्ट में डाइवर्ट हो जाएगी। अब दूसरा रूल देखिए बेटा, अगर कोई लाइट रे फोकस से आती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और अगर कोई लाइट रे फोकस के रिस्पेक्ट में आती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड, अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर पर आती है तो वो अनडेविएट होकर सीधी निकल जाती है। अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर पर आती है तो अनडेविएट होकर सीधी निकल जाती है। अब बेटा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, अब कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन के बारे में सीखते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखा है तो ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट लाइट रे आ सकती हैं, और ये लाइट रे पैरेलल आ रही हैं और पैरेलल लाइट रे फोकस पर आकर मिल रही हैं, तो मतलब इमेज कहां फॉर्म हो रही है बेटा, फोकस पर फॉर्म हो रही है। एज वी नो दैट इमेज फॉर्म करने के लिए कम से कम 2 लाइट रे चाहिए, चाहे वो लाइट रे रिफ्रैक्टेड हो चाहे वो लाइट रे रिफ्लेक्टेड हो, क्योंकि यहां पर फिनोमेना रिफ्रैक्शन हो रहा है तो लाइट रे कौन सी काउंट होंगी, रिफ्रैक्टेड रे। तो जब भी 2 या 2 से ज्यादा लाइट रे किसी इंफिनिटी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट से आती हैं तो वो पैरेलल आती हैं, तो वो फोकस पर मिल जाती हैं, तो इमेज कहां फॉर्म होती है बेटा, फोकस पर फॉर्म होती है। अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन और इमेज की पोजीशन से रिलेटेड दूसरा वाला पॉइंट, अब दूसरा पॉइंट कहता है कि when an object is placed beyond the center of curvature, अगर किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे फॉर्म करते हो तो इस कंडीशन में जो इमेज फॉर्म होगी, इमेज से पहली रे पैरेलल जाएगी, और पैरेलल रे कहां से जा रही है बेटा, फोकस से, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, और दूसरी तरफ F2 और 2F2 के बीच में कहीं जाकर इसकी इमेज फॉर्म होगी। इस कंडीशन में इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज बराबर नहीं होगा, और इट विल बी डिमिनिश इन साइज, मतलब ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में थोड़ी छोटी बनेगी इमेज। अब थर्ड की तरफ बढ़ते हैं बेटा, अगर कोई ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है, तो इमेज भी कहां बनेगी बेटा, दूसरी तरफ, दैट इज C2। अच्छा, दूसरे शब्दों में कहें कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को 2F1 पर रखा है, तो इमेज भी कहां फॉर्म होगी बेटा, 2F2 पर फॉर्म होगी। इस कंडीशन में जो साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहां पर ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज कैसा होता है, बराबर होता है, और बेसिकली इसमें इमेज को इन्वर्टेड बनाते हैं, और यहां पर इमेज जो फॉर्म हो रही है ये बन रही है रियल इमेज। अब बढ़ते हैं हमारे अगले कंडीशन की तरफ, दैट इज कंडीशन नंबर 4। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा जाता है, तो ये रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2F1 भी बोलते हैं, ठीक है, 2F1, और दूसरी तरफ वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2F2 भी बोला जाता है। तो बच्चे ऑब्जेक्ट को मैंने F1 और 2F1 के बीच में रखा है, पहली रे पैरेलल रे कहां से जाएगी, फोकस से, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएट होकर निकल जाएगी, और ये 2F2 के पीछे जाकर मिलेगी। इस कंडीशन में जो इमेज का साइज है वो लार्जर है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंडीशन की तरफ, दैट इज कंडीशन नंबर 5। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखते हैं, पहली लाइट रे पैरेलल, और पैरेलल लाइट रे कहां से जाती है, फोकस से, और दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, और दोनों पैरेलल लाइट रे इंफिनिटी पर जाकर मिलेंगी, तो हमारी इमेज कहां फॉर्म होगी, इंफिनिटी पर फॉर्म होगी। इस कंडीशन में इमेज जो बनेगी वो काफी ज्यादा बड़ी बनेगी एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। अब बढ़ते हैं हमारी 6th कंडीशन की तरफ में, और अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा जाता है, तो ऑब्जेक्ट ए भी है, इसे कहां रखा है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, तो पहली रे पैरेलल रे फोकस से जाएगी, और दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। इन दोनों को हम एक्सटेंड करेंगे बैकवर्ड, तो हमारी इमेज फॉर्म होगी A', एक लौती कंडीशन है, जब ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज कैसी बन रही है, दैट इज वर्चुअल। ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज कैसी बन रही है बेटा, दैट इज वर्चुअल, और ऑब्जेक्ट से काफी बड़े साइज में इमेज बन रही है, और ऑब्जेक्ट की साइड में ही बन रही है, ठीक है। अब बच्चे बढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। अब व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा है तो उसकी इमेज कहां बनेगी बेटा, फोकस से, पहली लाइट रे पैरेलल, और ये पैरेलल लाइट रे डाइवर्ट हो जाएगी, दूसरी लाइट रे भी पैरेलल, और ये भी डाइवर्ट हो जाएगी, और इससे हम एक्सटेंड कर कहां पर मिलाएंगे, फोकस पर मिलाएंगे। तो इस कंडीशन में जो इमेज बनेगी दैट इज वर्चुअल। अब हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन की फॉर द कॉन्केव मिरर। अगर कोई ऑब्जेक्ट
कहां पर रखा बेटा, व्हेन द एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस। अब एक फाइनाइट डिस्टेंस पर रखा हुआ है तो पहली रे पैरेलल और पैरेलल रे डाइवर्ट हो जाएगी विद रेफरेंस टू फोकस, और दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएट सीधी चली जाएगी। तो बेटा ये लाइट रे और ये लाइट रे जिस पॉइंट पर मिल रही है वहां पर इमेज बनेगी बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। अब बच्चे यहां पर पूरा कंक्लूजन दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट की लोकेशन इंफिनिटी पर है तो इमेज f1, और बियॉन्ड इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर तो बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। और ये बात हम कर रहे हैं कॉन्केव लेंस के लिए, सॉरी कॉन्केव लेंस के लिए। अब बढ़ते हैं हमारी अगली कंडीशन की तरफ, साइन कन्वेंशन। जैसे मिरर के साइन कन्वेंशन थे ना, सेम टू सेम लेंस के साइन कन्वेंशन होते हैं। ऑप्टिकल सेंटर को रेफरेंस मान लो, ऑप्टिकल सेंटर को रेफरेंस मान लो, जो भी ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट की तरफ जाएगी, जो भी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट की तरफ मेजर होगी वो हमेशा ली जाएगी नेगेटिव, और जो डिस्टेंस राइट की तरफ होगी, जो भी डिस्टेंस राइट की तरफ होगी उसे हम कंसीडर करेंगे पॉजिटिव की तरफ। जो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट या इमेज होगी, जो ऊपर की तरफ होगी उसे कंसीडर करोगे पॉजिटिव, और जो नीचे की तरफ होगी उसे नेगेटिव, जो नीचे की तरफ होगी वो नेगेटिव। हमेशा याद रखना ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखेंगे तो इंसिडेंट रे लेफ्ट से आएगी, इंसिडेंट रे कैसी आएगी बेटा, लेफ्ट से। कॉमनली जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी पुट करोगे, पॉजिटिव पुट करोगे, और इसकी फोकल लेंथ कैसी पुट करोगे, नेगेटिव पुट करोगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें लाइट रे मैक्सिमम टाइम राइट वाले फोकस से होती हुई जाती है, और इसमें जितनी भी इमेज बनती है वो लेफ्ट वाले फोकस के रेफरेंस में बनती है। ठीक है, अब बेटा आगे बढ़ते हैं। अब अच्छी बात करते हैं यहाँ पर लेंस फॉर्मूला की। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। जहां पर f का मतलब क्या है, फोकल लेंथ है, v का मतलब क्या है, इमेज की डिस्टेंस है, कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से, और u का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से। तो f फोकल लेंथ, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड v इज इमेज डिस्टेंस। लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन कहता है m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब अच्छे m इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन में h, m इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन में h, m इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ एन इमेज रेशो डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, m इज इक्वल्स टू v बाय u, v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब बेसिकली जो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन बताता है कि इमेज का साइज क्या है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है m से, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, दोनों कंडीशन में लीनियर मैग्निफिकेशन इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। अब बेटा आगे बढ़ते हैं। अब पावर ऑफ लेंस, लेंस का काम होता है बच्चे किसी भी लाइट रे को बैंड करना। अगर लेंस ज्यादा लाइट रे को बैंड, मतलब एक लाइट रे को ज्यादा बैंड करेगा तो उस कंडीशन में उसकी पावर क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। बेसिकली लेंस का काम क्या होता है, कन्वर्ट करना लाइट रे को या फिर डाइवर्स करना लाइट रे को। अब बच्चे बेसिकली लेंस की पावर का एक फॉर्मूला होता है, देन दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, और इसकी जो यूनिट होती है दैट इज डायोप्टर, इसे डायोप्टर में मेजर किया जाता है। अब अच्छा देखो, पावर ऑफ लेंस का जो फॉर्मूला होता है, पावर इज इक्वल टू 1/f, और 1/f मतलब 1 फोकल लेंथ, और इसकी जो यूनिट होती है वो डायोप्टर होती है जब हम फोकल लेंथ को किस में लेते हैं, मीटर में लेते हैं। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, डायोप्टर होती है। अगर हम बात करें कॉन्वेक्स लेंस की तो कॉन्वेक्स लेंस की पावर कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। अगर हम बात करें कॉन्केव लेंस की तो कॉन्केव लेंस की पावर कैसी होती है, नेगेटिव होती है बेटा। अब एक बहुत प्यारा सा और अंतिम बिल्कुल लास्ट पॉइंट है कि एवरीबॉडी इज अ जीनियस, बट इफ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री, इट विल live its whole life believing that it is a stupid। हर एक बंदे के पास, हर एक बच्चे के पास उसकी खुद की कुछ खासियत होती है, कुछ एबिलिटी होती है। अगर सचिन तेंदुलकर से कहोगे कि आप आकर गाना गा दो तो वो थोड़ा गलत हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर अपनी जगह एक्सपर्ट है और सोनू निगम अपनी जगह एक्सपर्ट है। तो हर एक की एक खुद की एबिलिटी होती है, उस एबिलिटी को पहचानो और उस एबिलिटी पर अच्छी तरह से ध्यान दो, जरूर सक्सेस मिलेगी। तो इसी के साथ आज के माइंड मैप सीजन को हम खत्म करते हैं। मिलते हैं अपन बहुत जल्दी नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।